हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कोर्स कोड है आपका BPSC 141-141। तो आप सभी को पता होगा, जब आपने ये कोड सेलेक्ट किया है तो इसके बारे में थोड़ा सा नहीं पता तो जानने की कोशिश करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस इस पेपर में आते हैं, गांधी और समसामयिक विषय। तो पूरा का पूरा आपका पेपर गांधी जी के आसपास घूमता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं इसके प्रीवियस अगर आप थोड़े से एनालिसिस करोगे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलने वाले हैं। नहीं है तो अगर हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि उसे देखने के बाद ही आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि हाँ ये क्वेश्चन आते हैं। बात करूँ इस क्लास की तो मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन होते हैं, जो आने के लगभग 90% चांस होते हैं, ठीक, वो इसमें लिए गए हैं। इसके बाद बात करूँ, कोई भी आपको डाउट हो, लाइक कोई क्लास आपको लेनी है और अवेलेबल नहीं है, तो आप हमें पर्सनली भी बता सकते हैं। ये सर्विस सिर्फ एग्जाम टाइम में ही वर्किंग होती है तुम सबके लिए। चलिए बात करें क्लास की, तो पहले ही क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण आंदोलन और गांधी जी की भूमिका। ठीक है, पर्यावरण आप सभी जानते हो, जिसको नहीं पता उसे पता होना चाहिए। जो भी आसपास का हमारा नेचर है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं इस रूम में खड़ा हूँ, मैं आसपास से 4 दीवारों से घिरा हुआ हूँ, लेकिन ये जो मेरा घर है या बिल्डिंग या अपार्टमेंट है, ये भी किसी चीज़ से घिरा हुआ है। आप बोलोगे सर इसके आसपास में घर होंगे, लेकिन वो घर भी तो किसी चीज़ से घिरे होंगे। तो ये जो सराउंडिंग होती है ना, हमारी आसपास की जितनी भी चीज़ें, ये नेचर का पार्ट है। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है मैन मेड, एक होता है नेचुरल। नेचुरल कौन सा, जो भगवान ने हमें दिया है, जो हम बना नहीं सकते, हमारी औकात नहीं है, हवा, पानी, आसमान, है ना, पेड़ पौधे। और दूसरी बात करूँ मैन मेड, ये दीवार हमने बनाई है, ये ब्लैक बोर्ड इंसानों ने बनाया है, ये मार्कर इंसानों ने बनाया है, ये टोपी, ये टी शर्ट, तो ये क्या है, ये नेचर ने नहीं, हमने खुद बनाई है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी क्लियर आपकी कि नेचर होता क्या है। अब गांधी जी का इसमें क्या रोल था। गांधी जी अपने आप में ही पर्यावरण प्रेमी कह लो, है ना, मानव प्रेमी कह लो, काफ़ी अपने आप में मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति। गांधी जी भारत के पर्यावरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो गांधी जी थे हमारे, इनका पर्यावरण आंदोलन हो चाहे स्वतंत्रता का आंदोलन हो, शायद ही कोई ऐसा आंदोलन होगा जहां गांधी जी की लीडरशिप ना चली हो और इनका डंडा ना लहराया हो। आओ बात करते हैं उनके विचारों में आने वाली, जो उनके थॉट्स थे। ऐसा नहीं गांधी जी की बातें पुरानी थी या गांधी जी पुराने तो आज हम नहीं पढ़ते। ये पेपर में जो आप चीज़ें पढ़ रहे हो, इनका काम है ये आपसे क्यों पूछी जा रही है, क्यों इनके प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा रही है, क्योंकि आज भी ये चीज़ें काम आती हैं। अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर कराऊंगा, आपको पेपर में कैसे लिखना है, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो आपका गांधी जी के पर्यावरण दर्शन को आप निम्नलिखित सिद्धांतों से जान सकते हैं कि उनका पर्यावरण के प्रति क्या नेचर था, क्या उनकी चीजें रही। पॉइंट नंबर 1, प्रकृति के साथ तालमेल। गांधी जी का मानना था इंसान जब ही खुश रह सकता है जब वो अपने आसपास की चीज़ों को समझ सके, नेचर के साथ मिलजुल कर चीज़ों को आगे बढ़ा सके, तो ही वो खुश रह सकता है। ये सही बात है एकदम, है ना। कहते हैं जो व्यक्ति अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को समझता है, वही जीवन में कुछ कर पाता है ना। तो पहला पॉइंट, गांधी जी ने प्रकृति को जीवन का आधार माना और मनुष्य को उसके साथ तालमेल बैठाने पर जोर दिया। मैंने आपसे ये कह दिया था। पॉइंट नंबर 2 की बात करें, सभी जीवों का सम्मान। गांधी जी का मानना था पेड़ पौधे हो, बकरी हो, कुत्ता हो, गाय हो और सभी पशु पक्षी जो भी इस नेचर में हमें भगवान ने दिए, उन सब के प्रति प्रेम भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आप पे हमला कर रहा है तो आप अपनी रक्षा नहीं करोगे, वो एक अलग बात है। मतलब किसी को बिना बात के आप नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये छोटी सी बात है, जैसे आजकल के हमारे बच्चे करते हैं, जानवरों के ऊपर पटाखे फेंक दिए या कुछ ऐसे कर दी बिना मतलब के, उन्हें पत्थर मार दिया, तो ऐसी चीज़ों के लिए मना किया गया था। और पॉइंट नंबर 3 की बात करूँ, सरल जीवन। आप तो कहते हैं, आपने देखा भी है, उन्होंने पूरे जीवन में अपने, जब से उन्हें धोती कुर्ता और एक छड़ी, इसके अलावा ही शायद कोई ऐसा फोटो होगा जो बच्चे को याद हो, ज़्यादातर इन्हीं कपड़ों में वो दिखे हमें। रीज़न कुछ भी रहा हो, सरल जीवन। उन्होंने सादगी और आत्मनिर्भरता पर बल दिया। आत्मनिर्भरता मतलब ऐसी बात जैसे किसी एक के ऊपर डिपेंड ना रहना, जो भी करूँगा मैं ही करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कोड हम नहीं बना पा रहे, आप कमेंट करते हो सर बनाओ सर बनाओ, तो आत्मनिर्भरता ये होती है आप खुद भी कुछ करें, कोई दूसरा चैनल ढूंढे, कोई गैस पेपर खरीदे, कोई PDF खरीदे, खाली इग्नू वाले के ऊपर ना टिके रहें। कल को हमने कोई कोड नहीं कराया तो आप फेल हो सकते हैं। तो ये होती है आत्मनिर्भरता, जिसके तहत अनावश्यक उपभोग और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन से बचना। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, स्थानीयता। उन्होंने स्थानीय उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा दिया। आपको तो पता है भारत एक अद्भुत कलाकृति का नमूना है, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा, यहाँ पर चाहे खान पान की बात कर लो, डांसेस की बात कर लो, आर्ट की बात कर लो, लैंग्वेज की बात कर लो, ट्रेडिशन की, कल्चर की, अपने आप में एकदम भरा पड़ा है क्वालिटीज से। तो उन्होंने कहा हर स्थान की कुछ ना कुछ खासियत होती है, उनको आपको बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। हर जगह को उन्होंने सपोर्ट किया। तो पॉइंट पूरे के पूरे क्लियर हो गए होंगे। प्रकृति के साथ तालमेल,
नेचर को समझो, नेचर तुम्हें समझेगा। पॉइंट नंबर 2, सभी जीवों का सम्मान करो, किसी भी पशु पक्षी को, ये तो हमारे धर्मों में भी बताया गया है, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सरल जीवन, कहते हैं ना सिंपल लिविंग लॉन्ग थिंकिंग, तो उसी तरीके की कुछ गांधी जी की विचारधारा रही। स्थानीयता, आपको पता है भारत के हर राज्य की अपना अलग संस्कृति है, चाहे वो खान पान हो, भाषा हो, रीति रिवाज हो, परंपराएं हो। तो गांधी जी ने कहा है इन्हें बढ़ाओ, इन्हें समझो, कोई भी चीज किसी से छोटी बड़ी नहीं होती। तो आप अभी तक जान रहे हो गांधी जी का पर्यावरण के प्रति क्या दृष्टिकोण था और उनका दर्शन आपने जाना। नेचर के बारे में भी आपको बताऊंगा। स्टार लगा लो, 2 या 3 बार ये क्वेश्चन आए, अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन हल्का है तो मैं आपको इतना पढ़ा दूंगा, आपको गांधी के बारे में ही बताओगे, उनका दर्शन, दर्शन मतलब पर्यावरण के प्रति उनकी सोच क्या थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गांधी जी के ये क्वेश्चन करना पड़ेगा ना आपको। चलिए बात करें इस क्वेश्चन की, तो गांधी जी के विचारों को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, वो कैसे? अब देखो यहाँ पर गांधी जी के इन विचारों को अपने जीवन में अनेक तरीकों से उतारा जा सकता है। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा उठाया गया कदम, खादी को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण, मौ सेवा। अब धीरे धीरे करके एक एक लाइन में एक्सप्लेन करता हूँ। चंपारण क्या था? स्कूल टाइम में आपने शायद एक कहानी पढ़ी हो, इंडिगो नील की खेती, है ना, बिहार में चंपारण नाम की एक जगह है ये। उन्होंने चंपारण में किसानों को नील की खेती से मुक्त कराने के लिए सत्याग्रह किया। सत्याग्रह क्या था? सत्य के प्रति आग्रह, मतलब उसको अपनाना, उसको मानना। और यहाँ पर क्या होता था, मैं शॉर्ट्स में स्टोरी बताऊं इसकी छोटी सी। बिहार में जो थे हमारे बागान मालिक बड़े बड़े, वो इनसे जबरदस्ती खेती कराते थे नील की, है ना। आपको पता है जब का ये टाइम था तो अंग्रेजों का शासन था, खेती कराते थे, इनसे टैक्सेस वसूलते थे। ये बहुत परेशान हो चुके थे, उन्हें कुछ भी नहीं बचा था। वहीं से एक छोटा सा किसान जो बहुत ऊंचा उठा, राजकुमार शुक्ला, उसके नाम पे पूरी की पूरी स्टोरी है। और यहाँ तक कि एनसीईआरटी की बुक्स में आई थिंक 9 to 10 तक आपने जरूर पढ़ी होगी, अगर सीबीएसई बोर्ड से आपने पेपर पास किया है। खादी को बढ़ावा देना, खादी क्या होता है? आपने ज्यादातर नेताओं को देखा होगा कुर्ता पजामा और एक टोपी सी पहने हुए और एक हाफ जैकेट, जो आपने देखी होगी थोड़ा अजीब सी, मतलब बोरी टाइप की, वो खादी होता है, कपड़े की एक किस्म होती है जो हमारे देश में क्या पता है बनाई जाती है, फेमस है हमारा देश इसके लिए। उन्होंने खादी को स्वदेशी और पर्यावरण के अनुकूल वस्त्र के रूप में प्रचारित किया। वृक्षारोपण, उन्हें वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया, कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार पेड़ जरूर लगाना चाहिए। गौ सेवा, उन्होंने गौ सेवा, गौ आपकी गाय होती है, आजकल तो आपको पता है कितने सारे गौ रक्षक दल भी बन गए हैं। हालांकि वो कुछ भी काम करते हैं, उनका काम होता है जानवरों की सेवा करना, उन्हें बचाना, क्योंकि एज पर हिंदू रिलीजन गौ माता होती है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो ये 4 पॉइंट आपके क्लियर है। चंपारण किसके लिए? तो उनके विचारों को अब यहाँ पर देखो, उन्होंने कैसे कैसे लोगों की मदद की। स्वदेशी को बढ़ावा देना, वृक्षारोपण, गौ सेवा। अब बात करते हैं गांधी जी के विचारों ने, ऐसी बात नहीं है आपको यही मिले। अब उन्होंने देखो कौन कौन से आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। बात करें चिपको आंदोलन, ये बहुत ही जाना माना वर्ल्ड फेमस आंदोलन है, ऐसा नहीं हमारे इंडिया में ही हुआ था, ये पूरी दुनिया में जाना जाता है चिपको आंदोलन। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। ये उत्तराखंड में 1970 के दशक में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य पेड़ों को काटने से बचाना था। मैं आपको समझाता हूँ, वहाँ पर जो मील बगान मालिक थे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं किसी फैक्ट्री का मालिक हूँ, फर्नीचर फैक्ट्री का, मेरे यहाँ सोफे, बेड्स, टेबल, चेयर्स बनती है, मुझे चाहिए लकड़ी। अब लकड़ी मैं कहीं ना कहीं से मंगाऊंगा, चाहे सरकार से बोलूँ चाहे किसी से भी। जैसी सरकार ने, आपको पता है बिजनेसमैन के साथ सरकार भी मिली होती है, उन्होंने लकड़ी काटने के लिए कुछ लोग भेजे, वहाँ के वो लोग थे, उन्होंने उन्हें रोका कि हम आपको पेड़ नहीं काटने देंगे, तो उन्होंने हाथों में ऐसे करके पेड़ों को पकड़ लिया, जैसे आप गले मिलते हैं किसी से। उससे इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन पड़ा। आपको छोटी सी स्टोरी में बहुत बड़ी चीज मैंने क्लियर कर दी, और फेमस आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात आती है तो मेघा पाटेकर, जो इस आंदोलन की अपनी वो रही, जानी मानी हस्ती रही, उनका नाम है मेधा पाटेकर। अब थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ क्या था ये आंदोलन। ये मध्य प्रदेश के 1980 के दशक में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण का विरोध करना था। देखो ऐसा कहा जाता है, हालांकि बांध तो हमारी गवर्नमेंट जो बनाती है, बांध को कहते हैं डैम, आपने वो देखा होगा लिंगा मूवी में। हालांकि उससे बहुत फायदा होता है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पानी पहुँचाया जाता है, किसानों की हेल्प की जाती है, और उससे गाँव को बिजली भी मिलती है, XYZ काफ़ी सारे प्रॉफिट होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। गांव वालों ने इसका विरोध किया कि ज़्यादातर बांध बनाने से कोई समस्या शायद उनको हुई हो, इसके बारे में इतना ही है, ठीक है। अपलाचिया आंदोलन, ये पश्चिम बंगाल में, नाम से ही पता लग गया होगा, ये पश्चिम बंगाल में 1970 के दशक में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य लाल चाय के बागानों के लिए जंगलों को नष्ट करने का विरोध करना, ठीक है। लाल चाय एक आई थिंक कोई टी की किस्म होती है, कुछ होता हो, उसको उगाने के लिए और हिस्सों को काटा जा रहा था, तो इसको रोका गया। तो
तो आपने कुछ आंदोलन देखे यहाँ पर, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपलाची आंदोलन। तो पेपर में आप इन्हें छाप सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो गांधी जी के क्या विचार रहे, उन्होंने क्या क्या चीजें की, वो आपको दोनों की दोनों चीजों में एकदम क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बनने वाला। अब गांधी जी के पर्यावरण दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण पहलू आ जाइए। अहिंसा, आप सभी को पता है हिंसा मतलब गांधी जी ने अहिंसा को जीवन का सर्वोच्च सिद्धांत माना। इसमें सभी जीव, चाहे वो इंसान हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सभी के प्रति करुणा करो, रिस्पेक्ट करो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, ऐसा गांधी जी मानते थे। सत्याग्रह, आपको पता है हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना। गांधी जी ने सत्याग्रह को सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन माना। मतलब हमेशा देखो ऐसा कहा जाता है, अगर हम जीवन में, मैं भी कोई झूठ बोलता हूँ तो उस एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ये होता भी है, अगर आपको ना लगे तो आप खुद करके देखना कभी। लेकिन गांधी जी का मानना ऐसा था, कोशिश पूरी करनी चाहिए कि सत्य का ही हमें पालन करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए और सच बोलना चाहिए। ठीक है। अहिंसक प्रतिरोध का एक रूप है जिसका उपयोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए किया जाता है। सर्वोदय, गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा को बढ़ावा दिया, जिसका अर्थ है सभी का उत्थान। ऐसा नहीं है कि हिंदू का होगा, मुस्लिम का होगा, सिख का होगा, ईसाई का होगा, भाई सभी का होगा। पशु पक्षी से लेकर पेड़ पौधों से लेकर सभी के विकास के लिए, सभी को ऊंचा उठाने के लिए काम करना चाहिए। सर्वोदय, ज्यादातर स्कूलों का नाम यही होता है, आपने पढ़ा हो तो, जिसका अर्थ होता है सभी का उत्थान। कभी इसका मतलब हमने स्कूल टाइम में समझने की कोशिश नहीं की होगी। पर्यावरण की रक्षा शामिल है क्योंकि सभी जीवों का कल्याण हो। ठीक है, सर्वोदय, किसी एक की बात नहीं की गई। तो ये तीन इनके आप हथियार कह सकते हो, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय। ठीक, क्लियर है। तो गांधी जी की ये चीजें जो यहाँ पर आपको क्लियर कराई, पेपर में क्वेश्चन बनता है भारत में पर्यावरण आंदोलन, तो यहाँ से आप उठा लेना, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपलाचिया आंदोलन। उसके बाद आएगा गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान। गांधी जी के बारे में बताना कि कितने नेचर लवर थे, प्रकृति के साथ तालमेल पर जोर दिया, सभी जीवों का सम्मान, सरल जीवन जिया, स्थानीयता का सम्मान किया। उसके बाद कुछ उन्होंने क्या क्या काम किए, चंपारण सत्याग्रह, खादी को बढ़ावा, वृक्षारोपण, गौ सेवा। तो ये चीज आपको लिखनी है। बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, गांधी जी की शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा योजना। आपको लगेगा कि सर क्या वो टीचर थे? मैंने कहा है अपने आप में मल्टी टैलेंटेड थे वो। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जो राजनीति का हो, अर्थशास्त्र का हो, या छोटी मोटी बेसिक जानकारी उन्हें हर सेक्टर की रहती थी। पहले के लोग मल्टी टैलेंटेड ही होते थे। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को सच्चे जीवन की कुंजी का, ऐसा आज भी स्कूलों में लिखा रहता है ना, कि शिक्षा परिश्रमी सफलता की कुंजी है और शिक्षा वह हथियार है जिससे व्यक्ति बड़े से बड़े बंधनों को तोड़ सकता है। काफी सारे कोट्स आपने देखे होंगे। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को सच्चे जीवन की कुंजी माना। एक वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली को उन्होंने विकसित करने के सपना देखा, जो क्या थी 1937 में वर्धा योजना, बहुत फेमस योजना है ये, आयोजित की, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में प्रस्तुत की। और कहां पर ये प्रेजेंट की सबसे पहले उन्होंने, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन। इस योजना में नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के ऊपर बात की गई। नई तालीम और बुनियादी शिक्षा इसी का नाम है, जिसे वर्धा योजना यहाँ पर ऊपर लिखा गया है ना, क्या है ये, तो इसी का नाम है। नई तालीम को कितने पार्ट्स में बांटा गया, आपको ये भी बताया जाए किस उम्र के लिए क्या चीज दी जानी चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने शिक्षा के ऊपर बात की तो उन्हें पता नहीं है, इन्होंने कुछ एज ग्रुप में से डिवाइड किया। जैसे बात करूं पॉइंट नंबर 1 की, प्राइमरी जो बच्चे होंगे 7 वर्ष तक, इस स्तर पर बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, पढ़ना लिखना, बेसिक गणित और सामाजिक विज्ञान सिखाया जाएगा। उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, माध्यमिक स्तर पर 14 वर्ष का, इसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे आज ITI आपने देखा होगा, पॉलिटेक्निक देखा होगा, इसमें क्या होता है, आपको ट्रेनिंग्स दी जाती है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। जैसे उसमें कुछ ट्रेड्स होती हैं, ITI में से कुछ करियो, इलेक्ट्रीशियन होती है, कारपेंटर होती है, प्लम्बर होती है, कंप्यूटर ऑपरेटर होती है, फैशन डिजाइनर होती है। तो ऐसे ही गांधी जी ने कहा कि इस उम्र तक बच्चों को कुछ सिखाओ, कृषि सिखाओ, हस्तशिल्प सिखाओ, बुनाई सिखाओ, जब भी तो बेरोजगारी बढ़ रही है। अगर शायद गांधी जी की तालीम ही हम फॉलो करते ना, तो ऐसा मुझे लगता है आज इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद भी कोई भारत में बेरोजगार नहीं होता। पॉइंट नंबर 3 की बात करूं, उच्च शिक्षा 14 वर्ष से अधिक इस स्तर पर छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विभिन्न विषयों में विशेषता प्राप्त करना चाहिए। लेकिन आज ऐसी फाउंडेशन है, एज पर न्यू पॉलिसी, नंबर अच्छे लाते हो तो आपको स्ट्रीम मिलेगी, नंबर अच्छे नहीं लाते तो आपको सब्जेक्ट भी अपनी पसंद के नहीं मिलते। लेकिन देखा जाए ये बहुत छोटी लाइन है, लेकिन मुझे लगता है इनका अर्थ अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी पॉलिसी खड़ी हो सकती है इन 3 लाइनों पे। कितना बेहतरीन और कहते नहीं है ऑप्टिमिस्ट, आशावादी, फ्यूचरिस्टिक चीजें एकदम लिखी गई हैं।
आज शिक्षा इतनी बुरी तरीके से पिट चुकी है, आप भी ग्रेजुएशन कर लेंगे, डिग्री आपको मिल जाएगी, लेकिन सच्चाई आप भी जानते हैं क्या वैल्यू है इसकी, कुछ भी नहीं, कोई भी ये प्रॉफिट हमें नहीं देती, बस एक नाम लग जाता है कि हाँ मैं ग्रेजुएट हूँ। तो शिक्षा और बेरोजगारी अपने आप में बहुत गंदी समस्या हमारे देश की। चलिए, तो नई तालीम को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बात करते हैं क्या था नई तालीम के उद्देश्य क्या थे। अब तुम बोलोगे सर बातें तो बड़ी बड़ी कर दी गांधी जी ने, कुछ था भी? आओ अब जानते हैं। सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दो, क्योंकि गरीब केवल आज ही नहीं उस समय भी थे। कुछ लोग इतने गरीब थे खाने के लिए रोटी नहीं होती थी, एजुकेशन कहाँ से अफोर्ड करेंगे। पॉइंट नंबर 2, शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना। ऐसा नहीं है बच्चा पढ़ते पढ़ते किताबी कीड़ा हो रहा है, एकदम मरीज सा हो गया, उसे थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये बात आप देख रहे हो, शारीरिक और मानसिक विकास पर ध्यान देना। आजकल आप देखते हो हमारे यहाँ कभी भी कोई एग्जाम रिजल्ट निकलता है, कुछ बच्चे या कुछ परसेंटेज आत्महत्या कर लेते। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में तो हीरो हैं, लेकिन मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से वो बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, है ना, जैसे बीमार इंसान रहता है। आत्मनिर्भर और सक्षम नागरिक बनाना। आप देखते हो हमारे यहाँ ग्रेजुएट बच्चा हो या 12वीं क्लास पास बच्चा हो, जेब खर्च के लिए मम्मी पापा, हालांकि कहा तो जाता है माँ बाप से पैसे हम हमेशा मांगते हैं, लेकिन गांधी जी कहते थे बच्चे को इस उम्र तक कम से कम आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, सक्षम नागरिक बनना चाहिए, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। और गांधी जी ने ही कहा है कि भारत की जो आत्मा है ना, भारत की जो आत्मा है वो गाँव में बसती है, ऐसा गांधी जी ने कहा है, इनका विचार है। और ये सच बात भी है, असली भारत देखना है तो गाँव में ही दिखता है, शहरों में तो आपको गंदगी ही दिखती है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो। चलिए, और बात करते हैं नई तालीम की कुछ मुख्य विशेषताएं, और भी थी। ये तो नई तालीम के उद्देश्य थे कि अगर किसी बच्चे को या किसी को ये दी जाए नई तालीम, तो उस पर क्या क्या चीज़ें उसे क्लियर होनी चाहिए, ये तो आपने ये देखा। अब आ जाओ उसकी कुछ क्वालिटीज़ भी यहाँ पर हैं। जैसे नई तालीम जो दी जाए, आपके मन में आएगा सर उसका लैंग्वेज क्या होना चाहिए। जैसे आज आप हिंदी में पढ़ते हो, इंग्लिश में पढ़ते हो, तो मातृभाषा उसकी लैंग्वेज इन्होंने रखी कि बच्चा जिस भाषा को एक घर में पैदा होता है, किसी परिवार में पलता है, उसके माँ बाप जिस भाषा में बात करते हो उस मातृभाषा में उसको वो चीज़ पढ़ाओ। आज हम इंग्लिश के रूल रटते हैं, ग्रामर रटते हैं, है ना, फिर भी हमारी अंडरस्टैंडिंग एकदम अच्छी नहीं है। कार्य के माध्यम से शिक्षा देना। गांधी जी ये नहीं सोचते थे कि 4 पन्ने, 4 किताबें, 4 टीचर ही बच्चे को पढ़ा सकते हैं। गांधी जी का मानना था जो चीज़ तुम सिखाना चाहते हो उसे, उस बच्चे को वहीं भेज दो। जैसे मान के चलो तुम्हें पढ़ाना है उन्हें बागवानी कैसे करें, तो उनका मानना था 4 किताबें पढ़ाने से अच्छा किसी माली के वहाँ उसे भेजो, बच्चा खुद देखेगा, चीज़ों को समझेगा, और 10 सवाल उसके मन में आएंगे और माली भी उसका प्यार से जवाब देगा। तो गांधी जी का ऐसा मानना था। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्मों का सम्मान, शिक्षा में लैंगिक समानता। और गांधी जी तक ने ये बात सोची थी, लड़की हो चाहे लड़का। आज आप देख रहे हो लिटरेसी रेट, बहुत तरक्की हमने की, लेकिन लड़कियों का आज भी एजुकेशन लेवल लड़कों के बराबर नहीं है, हालांकि हर एरिया में वो टॉप मार रही हैं। तो उस टाइम भी ये सिचुएशन थी। शिक्षकों का प्रशिक्षण, आज आप देखते हैं इतने सारे डिग्री डिप्लोमे बनाए गए हैं, आपने सुना होगा बीएड हो, डीएड हो, डाइट हो, इतनी सारी क्वालिफिकेशन लेके एक टीचर आता है, फिर भी अपने आप में उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती जो बच्चों को समझ सके, बस अपने कॉन्सेप्ट थोपता रहता है, बोलता रहता है, सामने वाले को समझ में आए या ना आए। तो टीचर को कभी कभार इसके ही वर्क करना चाहिए, चाहे उस कैटेगरी में हम क्यों ना आते हो, मैं क्यों ना आता हूँ। तो गांधी जी ने ये बातें की, मातृभाषा में सिखाओ, कार्य के माध्यम से सिखाओ, खाली किताबी किसी चीज़ को समझने का आखिरी जरिया नहीं है टीवी, अब तो यूट्यूब वगैरह चल गया है, लेकिन उनका मानना था जहाँ सिखाना है वहीं भेजो। सर्वधर्म समभाव, शिक्षा में लैंगिकता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, टाइम टू टाइम टीचर को भी अपडेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का मास्टर है, पुरानी पुरानी बातें कर रहा है, जैसे बीड़े मास्टर को कहते हैं हमारे ज़माने की बात। तो उसे मॉडर्न टेक्निक से भी लैस होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए ये चीज़ें कैसी हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो आपने ये जाना गांधी जी की नई तालीम क्या थी, जिसे वर्धा योजना या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, उसके बाद आपने ये देखा इसकी क्या क्या उद्देश्य थे, मतलब ये क्या क्या वो चाहते थे और इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी। अब आ जाओ नई तालीम को जब इन्होंने लाया या अखिल भारतीय कांग्रेस में पेश की, तो लेकिन कहा जाता है ना कुछ विरोधी हर जगह मिलते हैं। तो यहाँ भी गांधी जी की इस नई शिक्षा, ये जो नई तालीम थी, इसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या समस्याएं थी, आपको सुनने में बहुत मजा आया होगा कि हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें थी, फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। पहला, संसाधनों की कमी, उस समय भी थी आज भी थी है। नई तालीम को लागू करने के लिए पर्याप्त संसाधन से टीचर, विद्यालय, तुम क्या सोच रहे हो आज टीचर पूरे हैं? आज भी 70 बच्चों को एक एक मास्टर पढ़ाता है, आज भी कमी है।
राजनीतिक विरोध, राजनीति तो तुम्हें पता है अपना गल्ला भरने की बात करती है, उसे टीचरों से, एजुकेशन क्वालिटी से मतलब क्यों? जिस दिन आप पढ़ गए लिख ले, आप बेवकूफ़ों की तरह कोई चिल्लाओगे, नारे थोड़े ना लगाओगे, उन्हें पता है ये जिस दिन एजुकेटेड हो गए हमारा हमारा धंधा बंद हो जाएगा और धंधा हमारा मंदा हो जाएगा। इसलिए वो चाहते हैं कि आप ना पढ़ें, गंवार रहें हमेशा। सामाजिक प्रतिरोध और सोसाइटी तो आपको पता ही है, कुछ लोगों ने नई तालीम में दिए गए कार्यों को निम्न दर्जे का माना, जैसे अभी भी माली की बात आई, या किसी मान के चलो तो कुछ लोग हाँ भाई हम ये हैं, हम ऐसा काम करेंगे। लेकिन गांधी जी के नज़रिए से देखो, चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे वो क्लर्क का काम हो, चाहे वो डॉक्टर का हो, इंजीनियर का हो, उनके लिए सब इक्वल था। लेकिन कुछ तबकों ने इसका विरोध किया। इन चुनौतियों के बावजूद नई तालीम भारत शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने शिक्षा को जीवन से जोड़ने, कनेक्ट विद डेली लाइफ, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया और ग्रामीण विकास को मजबूत करने में योगदान दिया। तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। नई तालीम जब चालू हुई, जब शुरू करने की कोशिश की, तो क्या क्या समस्याएं इसके सामने आई, कुछ लोगों ने विरोध किया। राजनीतिक दल तो हमेशा ही विरोध करते हैं अच्छी चीज़ का। और तीसरा, कुछ रिसोर्स की कमी थी जो आज भी हमारे देश में है। ठीक है, चलिए, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका यहाँ क्लियर होता है। आपको इतना बता दिया, आप गांधी जी की शिक्षा योजना के बारे में पेज लिख सकते हैं। ऐसे शुरू करना है, उद्देश्य क्या थे, विशेषताएं क्या थी, है ना, और कहाँ कहाँ किस किस चीज़ के लिए इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब आती है स्वदेशी की अवधारणा। आसान भाषा में बोलूँ, स्वदेशी होता क्या है? जो भी आप अभी इस टाइम मेरे को देख रहे होंगे, आपके हाथ में कोई फ़ोन होगा, लैपटॉप होगा, क्या वो हमारे ही देश में बने? तो आप में से कुछ का जवाब होगा, मैक्सिमम लोगों का नहीं होगा। ये बोलेंगे नहीं सर, ये चाइना का है, जापान का है, अमेरिका का है ना, तो होगा। स्वदेशी, स्व मतलब होता है अपना, देशी मतलब देश में बना हुआ। जो अपने देशों में बनी हुई है, जैसे मेड इन इंडिया, उसे कहते हैं स्वदेशी, अपने यहाँ बना हुआ। तो इस शब्द के मतलब से जानते हैं। पहला पॉइंट, स्वदेशी शब्द का अर्थ होता है अपने देश का या अपने देश में निर्मित। जैसे हमारे यहाँ की कंपनी है एक म्यूजिक, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो, मीवी एक कंपनी है, म्यूजिक प्रोडक्ट बनाती है, ब्लूटूथ हो गया, नेक बैंड हो गया, एयरबड्स हो गया, तो ये मेड इन इंडिया, इसे आप कह सकते हैं। माइक्रोमैक्स भी आई थिंक हमारे यहीं की है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, यह एक व्यापक अवधारणा है जिसका उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। जैसे वस्तुएं, देश में निर्मित वस्तुएं जैसे कपड़े, भोजन, इलेक्ट्रॉनिक्स। नीतियां, देश के हित में बनाई गई नीतियां, जैसे आर्थिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां, विचार। देखो, स्वदेशी से कुछ बहुत सारे फायदे होते हैं हमारे देश को। मान के चलिए, हमारे यहाँ से बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों में काम करता है हमारे कुछ लोगों का, वहाँ से वो जो पैसा कमाता है डॉलर्स में या अलग अलग करेंसी में होता है, जब वो इंडिया भेजते हैं तो हमारे पास जो विदेशी भंडार है, मतलब आपको पता है जो हम विदेशों से सामान खरीदते हैं वो हमारे रुपयों में नहीं खरीदा जाता। इसके लिए एक अलग हिसाब किताब बना हुआ है। मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज है उन्होंने डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मौका दिया, तो डॉलर में ही डील होती है मैक्सिमम देशों की। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रुपया है, किसी के पास येन है, किसी के पास डॉलर है, तो अलग अलग चीज़ों को खाली डॉलर, इंटरनेशनल मुद्रा, तो उससे हम चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन क्या होता है, सारे के सारे डॉलर हम यहीं खर्च कर देते हैं बाहर से चीज़ें खरीदने में। हमारे पास जब अपनी बात आती है तो चीज़ें बचती नहीं है। तो जब से स्वदेशी की धारणा आई तो डॉलर बहुत सारे बचने लग गए। क्यों? अब हमें चाइना से सामान नहीं खरीदना पड़ा। लेकिन आज भी आप देखोगे मैक्सिमम प्रोडक्ट आप अपने घर पे जाओ और उठा के देखो, सबके पीछे लिखा होगा मेड इन चाइना। स्वदेशी का महत्व और कारण, आर्थिक विकास होगा, सांस्कृतिक संरक्षण होगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आर्थिक विकास कैसे होगा? जो लोग बेरोजगार है, 12वीं करके, 10वीं करके, ग्रेजुएशन करके, एमए करके, पीएचडी करके, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं, है ना, उनको रोजगार भी मिलेगा। बाहर से जो चीज़ आ रही है वो बंद हो जाएंगी, देश की इनकम बढ़ेगी, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें इससे इंप्रूव होंगी। सांस्कृतिक संरक्षण क्या है? स्वदेशी विचारों, जैसे मान के चलो कुछ ऐसी चीज़ें, हस्तशिल्प वगैरह बिल्कुल समाप्त हो गई है। जब उनको पता लगेगा हाँ भैया देश में डिमांड इनकी बढ़ने लगी है, सब लोग काम करेंगे, वापस से शायद जो प्राचीन चीज़ें हमारे यहाँ बननी बंद हो गई हैं, पुरानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में अब दिखती नहीं। जैसे एक ट्री साइकिल आती थी जिससे बच्चा चलना सीखता था, आजकल उसकी जगह वो करने ले लिया, और उसके कुछ खिलौने वगैरह आते थे जैसे हाथ में पकड़ता था लकड़ी का। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है? हस्तशिल्प का एक बहुत ही प्यारा नमूना था जो आज बिल्कुल दिखना मार्केट में शायद बंद हो गया होगा। तो ये चीज़ें दोबारा उभर के आएंगी। उनका बंद होना कोई उनकी मर्जी नहीं थी, उनका बंद होना आज डिमांड कम हो गई थी, क्योंकि जो विदेश से ऐसी चीज़ें आने लग गई उनके मुकाबले सस्ती होती हैं और लोग उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, चलिए बात करें स्वदेशी के कुछ उदाहरण। अब स्वदेशी के कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपको देता हूँ। खादी कुछ नहीं होता, कपड़े का एक टाइप होता है। जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड्स देखे होंगे, पीटर इंग्लैंड हो गया, कॉप्स हो गया, लेविस हो गया, एंड आपका
वेस्ट साइड हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, अनगिनत है, मोंटे कार्लो हो गया, जैकेट का ब्रांड है, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। खादी क्या होता है? खादी भी एक कपड़े का टाइप है, हालांकि ये अपने आप में एक ब्रांड है, इसको किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है। भारत इसके लिए जाना जाता है। आपने ज़्यादातर नेता देखे होंगे धोती कुर्ता पहने हुए और एक जैकेट पहने हुए, है ना, वो ऐसे टाइप की लगती है, पुराने टाइप की, तो वही होती है खादी। ये स्वदेशी का एक प्रतीक है जो गांधी जी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। गांधी जी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। जैसे आजकल मिंत्रा पे ऐड नहीं आते, है ना, नया सीजन सेल, तो ऐसे ही गांधी जी ने ये पहनी, बहुत फेमस हुई थी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसे अपनाया था। आयुर्वेद की बात करें, देखो इलाज करने की कोई एक विधि नहीं है, आप इंजेक्शन लगाते हो, गोली खाते हो, वो एलोपैथी होता है, एक आयुर्वेदा होता है, एक यूनानी होता है, एक होम्योपैथी होता है। चार हैं जो पूरी दुनिया में फेमस है। नंबर 1 की बात करूँ, एलोपैथी, जो इंजेक्शन लगता है, गोली डालते हो, ग्लूकोज चढ़ता है, ये सब एलोपैथी में आता है। आयुर्वेदा क्या है? प्राचीन तरीकों से, आयुर्वेदा भारत का एक प्राचीन चिकित्सा, मतलब किसी रोगी का इलाज करने की एक विधि है। ये स्वदेशी चिकित्सा का एक रूप है, इसमें हर्बल दवाओं का उपयोग किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो आप आयुर्वेदिक दवाई खाते हो ना, ये असर तो धीरे करती हैं लेकिन बीमारी को जड़ से काटती हैं। तो आयुर्वेद हमारे देश का। योग, अब तो पता है इतना फेमस हो गया, हमारे पतंजलि वाले बाबा ने इंटरनेशनल योगा डे भी करा दिया, यूँ मानो भारत ने करा दिया। 21 जून अभी निकला है, तो इंटरनेशनल योगा डे भी आप सभी ने सेलिब्रेट किया होगा। तो क्या है, योग भारत का प्राचीन अभ्यास है, लेकिन आज हमने हिट कर दिया पूरी दुनिया में, है। तो ये भी क्या है, परचम। भारत में स्वदेशी की अवधारणा को महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन से लोकप्रिय बनाया। ये 1905 में हुआ एक आंदोलन था, 1905 में। उस समय खैर हम गुलाम थे, लेकिन भारी मात्रा में विदेशी चीज़ों को रोड पे इकट्ठा करके लोगों ने जलाया। जैसे होली नहीं जलाते, उस समय जो भी हमारे यहाँ चीज़ें बेचती थी विदेश की कंपनियाँ, अब सिंपल सी बात है, आप किसी आदमी के ब्रांड को उसी की दुकान के उसी के आसपास जला रहे हो तो उसे गुस्सा तो आएगा ही। तो ऐसा भारी मात्रा में विरोध किया गया, किसका? विदेशी चीज़ों का। तो यहाँ पर ये 1905 का टाइम था। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद व आर्थिक शोषण के खिलाफ और भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया। आज भी स्वदेशी भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है। तो पूरा का पूरा बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जाना स्वदेशी क्या होता है, स्वदेशी की अवधारणा क्यों जरूरी है, गांधी जी को इसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, किसी और व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आ रहा, शाहरुख खान के क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये अवधारणा ही गांधी जी की है, इसलिए इनका नाम आ रहा है। और सबसे पहले इन्होंने ही इसका परचम या इसकी शुरुआत की थी और लोगों से धीरे धीरे इसको लोगों तक पहुंचाया था। ठीक, तो ऐसा हो ही नहीं सकता स्वदेशी शब्द आए और गांधी जी ना आए। चलिए क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महात्मा गांधी जी के बचपन की पड़ताल। पड़ताल मतलब आपको सीआईडी वाले की तरह पड़ताल नहीं करनी, कहाँ कहाँ जाते थे, किससे मिलते थे। पड़ताल इन द सेंस आपको कुछ बेसिक चीजें जाननी। देखो एग्जामिनर जब तक अजीब अजीब शब्द नहीं देगा तो तुम्हारा दिमाग कैसे खराब होगा। तो ऐसे शब्द पड़ताल लाए से ज्यादा बच्चे तो इसे देख के क्वेश्चन से पीछे हट जाएंगे, यार पड़ताल तो पढ़ा ही नहीं था मैंने, और जबकि है कुछ नहीं। उनके बारे में बेसिक सी चीजें बतानी है कि गांधी जी, जैसे इनके पूरे नाम की बात करूँ, सबने पढ़ा भी होगा, मोहनदास करमचंद गांधी ऐसा कहा जाता है। इनके पिता का नाम भी इसमें जुड़ा हुआ है, जिन्हें प्यार से बापू कहते थे, और इनको महात्मा की उपाधि भी आपको पता होगा दी थी। ये नहीं पूछेगा किसने दी थी, है ना, हालांकि मैं बता भी दूंगा किसने दी थी, ठीक है। महात्मा की उपाधि इन्हें दी। जन्म की बात करूं, अपने आप में एक नेशनल हॉलीडे, राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ है उस दिन, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हालांकि अब तो पीएम जो है हमारे करंट में नरेंद्र मोदी, 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान, आपको पता होगा चश्मा उसका एक सिंबल भी है ना। आपने मैक्सिमम गवर्नमेंट जितने भी आपके पेपर्स होते हैं ना, ज़्यादातर पे लगा हुआ होता है छोटा सा चश्मा, वो एक सिंबल है 2 अक्टूबर, ठीक है। बात करूँ कहाँ पर पैदा हुए, गुजरात के पोरबंदर में पैदा हुए। अब ये मत पूछना गुजरात कहाँ पर है, ठीक है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी, ठीक है, पोरबंदर में। उनकी माँ पुतलीबाई, पुतलीबाई क्या थी, हाउसवाइफ थी, गृहिणी थी। तो अब गांधी जी पड़ताल यही करनी है बस, कहाँ थे, कहाँ पैदा हुए, मम्मी कौन थी, पापा कौन थे, कितने भाई बहन थे, क्या क्या इनकी चीज़ें रही। गांधी जी के बचपन के बारे में जानने के लिए उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसमें उन्होंने अपनी लिखी है आत्मकथा, ठीक है। उनकी जीवनी पढ़नी पड़ेगी। और इसके अलावा बात करूँ गांधी जी ने बचपन के व्यक्तित्व, जो गांधी जी का बचपन भी था ना और उनके परिवार के विचार भी थे, उन्होंने उनको बनाने में बहुत बड़ा रोल निभाया। ऐसा कहा जाता है बच्चे के पहले माता पिता उसके मम्मी पापा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उसे पैदा होते ही स्कूल में भेज देते। बच्चा गाली बक रहा है, किसी तमीज़ से बात कर रहा है, किसी के पैर छू रहा है, किसी पर हाथ छोड़ रहा है, उसका जिम्मेदार टीचर से ज़्यादा आप खुद होते हैं।
तो ऐसे ही गांधी जी पर उनकी फैमिली के, उनके आसपास जो चीज़ें चलती थी, उनका बहुत ज़्यादा जोर पड़ा किस पे, गांधी जी का। उन्हें सत्य, अहिंसा और न्याय ने हमेशा प्रेरित किया। वह उनके मूल्य ऐसे थे, ऐसी चीज़ उनके अंदर डेवलप करी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान भी दिए। तो बेसिक चीज़ें आपको बताई, अभी ये चलेंगी, पड़ताल अभी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। ये तो मैंने बताया कि बचपन का कितना बड़ा असर हुआ उनके पूरे के पूरे जीवन में। आइए, परिवार और शिक्षा। अब मैंने इन बॉक्सों को अलग करा है पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। बात करूं, गांधी जी का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता प्रभावशाली, सम्मानित आई थिंक एक लॉयर थे, माँ एक धार्मिक दयालु महिला थी। गांधी जी की शिक्षा पोरबंदर के राजकोट में हुई। उन्होंने जो बात करी शिक्षा की, तो उन्होंने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी भाषाएं सीखी। बताइए कितनी सारी सीख ली। तुमसे एक पेपर देने में डर लग रहा है तुम्हें, या 5-5 भाषाएं सीख ली इन्होंने। चलिए, पर्सनैलिटी की बात करूँ, ये वो वाली नहीं है सर इसकी पर्सनैलिटी अच्छा है, ये सुंदर है, स्मार्ट है, वो वाली नहीं, उससे अलग है। गांधी जी को शर्मीला और शांत बच्चा बताया जाता था, लेकिन लगता तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाखों हजारों की भीड़ में खुद का खड़े होना, धोती कुर्ता पहन के, तो ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। वह पढ़ने और सोचने में रुचि रखते थे, सच बात है। कोई फालतू का व्यक्ति हो, उसकी बातें कौन सुनेगा, तो अपने आप में ही ये भी एक हस्ती है। वह सत्यवादी और न्यायप्रिय थे। उन्हें हिंसा से नफरत थी। हिंसा मतलब मार काट, लड़ाई, थप्पड़, घूंसे, लात जो आप करते हैं, ऐसी चीज़ें पसंद नहीं थी। उनका मानना था प्यार से ही चीज़ों को सुलझाया जा सकता है, प्यार से ही कुछ भी करवाया जा सकता है। आइए, अब उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। अब गांधी जी को रियल में गांधी क्यों बनाया गया, क्यों इतने फेमस हुए, ऐसा थोड़ी था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, पापा वकील थे, इन्होंने भी बैरिस्टर की पढ़ाई की, मस्त लाइफ स्टाइल जी सकते थे। अंग्रेजों की क्या इनसे जाति दुश्मनी थी, लेकिन उन्होंने फील किया यार मैंने देश के लिए क्या करा है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते। क्या पता उस टाइम तो अंग्रेजी ने नौकरी दे थे, लेकिन कहते नहीं है देश हित। इनके अंदर से ही कुछ चीज़ ऐसी हुई जो उन्होंने सब चीज़ छोड़कर, अब पहली घटना देखी क्या हुआ। 1881 में 12 वर्ष की आयु में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका चले गए। उन्होंने 21 वर्ष तक काम किया, ठीक है भाई। नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। नेल्सन मंडेला का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है अपने आप में। उन्हें गांधी कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका का। उन्होंने भी वहाँ बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई थी। बात करें 1915 में भारत वापस आए और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कूद गए मतलब यहाँ योगदान देने लगे, क्योंकि चीज़ें यहाँ उस टाइम जोर शोरों पे चल रही थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल मिला, उन्हें सम्मानित किया गया। आप सबको ये पता ही होगी किसने मारा था इन्हें, किसने नहीं मारा था। नाथूराम गॉडसे ने इनको मारा था, इन्हीं का जिगरी यार था, दोस्त था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये सब नहीं आएगा, फिर भी आपको एंड मैंने पूरा बताया। तो पेपर में ये लिखना है, पड़ताल में आपको ये सब समझाना है, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या इन्होंने किया, कैसी कैसी घटनाएं हुई। गुलाबी गैंग आई थिंक इसके ऊपर तो कोई मूवी भी बनी है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मूवी बनी है, लेकिन जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है कुछ गुलाबी गैंग कुछ ऐसे ही रिलेटेड है, ठीक है। ये क्या था, ये गैंग वो वाली नहीं है जो आप पंजाबी गानों में देखते हो, गोली वोली मारती है, क्राइम करती है, थोड़ा उससे अलग है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में संपत पाल देवी, ये नाम है लेडीज का, संपत पाल देवी द्वारा स्थानीय महिलाओं को, स्थानीय मतलब जो आसपास की होती है, जैसे आप एक गली में रहते हो, आप लेडीज हो, कोई लड़की देख रही हो तो उसके आसपास की लड़कियां हैं, उनको इकट्ठा कर लिया, ग्रुप बना लिया, जैसे गेम में वो स्क्वाड नहीं बनाते ऐसा बना लिया। अब क्यों बनाया था वो भी जानो, ऐसा थोड़ी गप्पे मारने थे, गप्पे मारने में तो 2 या 3 ही चाहिए होते हैं। यह 2006 में महिलाओं के खिलाफ बढ़ता अपराध क्या हो सकता है, बिना बात पे उन्हें मारना, दहेज के लिए परेशान करना, है ना, उल्टा सीधा बोलना और घर वालों से पैसे की मांग करना, घरेलू हिंसा के कुछ टाइप होते हैं। अब क्या हुआ आप सुनो, गैंग की सदस्य जो गुलाबी साड़ी और लाठी पहनती थी, देखिए टाइटल से ही लग रहा है कि अच्छी खबर लेती होंगी गुलाबी साड़ियाँ, इनका एक होता है ड्रेस, जैसे ज़्यादातर आप देखते हो सुपर हीरोज की ड्रेस होती है, इन्होंने अपनी ड्रेस बनाई गुलाबी साड़ी और हाथ में एक डंडा बढ़िया सा। घरेलू हिंसा जिसमें क्या क्या मैटर थे, दहेज उत्पीड़न, बलात्कार, सामाजिक बुराइयां के खिलाफ लड़ती थी। 4 वे महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती थी। कुल मिलाकर आज भी शायद ऐसी बहुत सारी गैंग होनी चाहिए मेरे को लगता है, और हर इलाके में होनी चाहिए ऐसी गैंग। चलिए, गुलाबी गैंग, इसके साहसिक कार्य, अब इसने क्या क्या महान काम किए उसके बारे में जानते हैं। सामाजिक न्याय के लिए लड़ा, ठीक है, उन्होंने हजारों महिलाओं पर अत्याचार को मुक्त कराया। गैंग ने बाल विवाह, दहेज प्रथा, अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। गुलाबी गैंग की आलोचना हुई, कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट किया, कुछ, हाँ भाई ये तो है ही, हर सिक्के के 2 पहलू। कुछ लोगों को ये भी बात हजम नहीं हुई होगी कि लेडीज जेंट्स पे हाथ उठा रही है, ऐसा कभी हो सकता है, जेंट्स जेंट्स ही होता है, लेडीज लेडीज ही होती है, कुछ ऐसे प्रवचन देने भी आते हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने
ने उनके मारपीट और कार्यों को विवादास्पद बताया। हालांकि गैंग अपने काम को जारी रखे हुए है, यह आज भी चल रही है, तो ठीक है, ध्यान से रहना जहाँ भी रहो। आज भी ये लिखा हुआ है, हालांकि गैंग अपने काम को जारी रखे हुए है और महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मजबूत आवाज़ बनाई गई है। इसका कोई हेल्पलाइन नंबर होता तो मैं ज़रूर शेयर करता तुम्हें। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या हो रही है, कोई मैरिड इंसान इसे देख रहा है इस वीडियो को, तो गुलाबी गैंग से कांटेक्ट कर सकता है वो, ठीक है। चलिए, गुलाबी गैंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य है। देखो, स्थापना पता है किसने की थी? संपत पाल देवी ने। ये खुद घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। तुम सब लोगों को लगता होगा कि ये गैंग कैसे बनी। गैंग वैंग कुछ नहीं बनी, पहले एक लेडीज के साथ खुद के साथ ही हादसा हुआ, फिर उन्होंने तैयार किया कि मेरी जैसी कितनी सारी लेडीज होंगी, ये बात चार दीवारी के बाहर तक आनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए, तो उन्हीं ने ये तैयार की थी। गैंग की सदस्य अधिकतर गरीब और अशिक्षित महिलाएं थी, क्योंकि हमेशा फायदा उन्हीं का उठाया जाता है ना, जो गरीब होती हैं, पढ़ी लिखी नहीं होती। पढ़ी लिखी हो तो सीधे 100 पे फ़ोन मारेगी। गुलाबी गैंग क्या, गुलाबी डंडा मंगा देगी तुम्हारे लिए। कमज़ोरों पे ही हमारे यहाँ क्या करते हैं मर्द, वो दिखाते हैं जिन्हें अपने राइट्स के बारे में जानकारी नहीं होती। गैंग ने महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाने के लिए कई प्रशिक्षण, क्या क्या ट्रेनिंग दी होगी। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, सेल्फ डिफेंस हो गए, कराटे हो गए, जूडो हो गए, है ना, कुछ डिफेंस के तरीके हो गए, ये सिखाया गया। गैंग ने लड़कियों को शिक्षा देने का काम किया। गैंग को भारत और विदेशों में कई पुरस्कार भी मिले, मिलने भी चाहिए भाई, ऐसा पुरस्कार तो जरूर मिलना चाहिए। इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, ये जो काम कर रही है ये हालांकि पुलिस का बनता है, लेकिन उनको और इतने सारे काम होते हैं कि उनके पास टाइम नहीं होता। वो जब पहुंचते हैं, जब पिटाई हो जाती है, इंसान पूरा ख़त्म हो जाता है, जब उनकी गाड़ी वहाँ पर पहुँचती है। तो पूरा का पूरा पेपर आपने समझा और जाना। ये 4 क्वेश्चन मैंने लिए, लेकिन आपको 3 क्वेश्चन पक्का देखने के लिए मिलेंगे, तो ध्यान से इसको एक बार कर लेना। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।